लियांग नामक एक बच्चे का अभी अभी एक छोटा सा पिद्दी सा भाई हुआ था। वो जल्दी से एक रूम में जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि उसकी मदर ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया है और वो अपने मन में तो यही सोचता है कि अब मुझे अपनी जायदाद आधी आधी बांटनी होगी। और यही सोचकर वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा चुका था। और यही छोटा बच्चा हमारी सीरीज का MC है, अबे मैन कैरेक्टर अंग्रेजों। और इस बच्चे का नाम साओ था। लियांग के फादर सबसे पहले उसे बाहर ले जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हारे छोटे भाई के पास कोई भी इविल स्पिरिट नहीं है। यानी कि इस एनिमे की दुनिया में हर एक ह्यूमन के पास बहुत ही खतरनाक इविल स्पिरिट होती है और वो इविल स्पिरिट उन सबका काम करती है। लियांग के फादर इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के सुप्रीम लीडर थे, यानी कि रक्षा स्ट्रीट के। लियांग के फादर लियांग को ये भी बताते हैं कि तुम्हें ही अब अपने छोटे भाई की प्रोटेक्शन करनी होगी क्योंकि उसके पास तो इविल स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं है। और लियांग के फादर रक्षा स्ट्रीट के मालिक हुआ करते थे। उसके बाद उसके फादर एक बहुत बड़े पेड़ पर उन दोनों का नाम लिख लेते हैं और एक कोई और नहीं बल्कि रक्षा स्ट्रीट का ही एक पेड़ था। और इस पेड़ में काफी इविल स्पिरिट राज करती थी और जो कोई भी उनकी फैमिली में पैदा होता है सभी के सभी लोगों का नाम इस ट्री पर लिखा होता है। और कुछ देर बाद अब रात भी हो चुकी थी और उन दोनों के मॉम डैडी वहाँ से भागने की बातें कर रहे थे क्योंकि कोई लोग उनका पीछा कर रहे थे। और जब अगले ही सुबह लियांग अपनी नींद से खड़ा उठता है तो वो देखता है कि उसके घर में उसकी मदर और फादर तो है ही नहीं। वो दोनों को हर जगह ढूंढता है पर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। और ये देख कर ही कि उसके पेरेंट्स उस कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं आए, ये देख कर ही लियांग काफी ज्यादा डर चुका था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार कैसे मैं इस नन्हे मुन्ने बच्चे ख्याल रखूंगा। वो बहुत वेट करता है पर उसके छोटे भाई को काफी ज्यादा भूख लग रही थी और इसलिए वो सबसे पहले उसे दूध पिलाता है और ये पता नहीं कैसे। और इसीलिए अब रक्षा स्ट्रीट का कोई भी नया राजा नहीं था तो इसीलिए जल्दी से डिंगनॉन नाम का एक आदमी जल्दी से लू नामक एक आदमी के पास जाता है। और लू बहुत शक्तिशाली आदमी था तो वो डिंगडोंग जल्दी से लू को बताता है कि अब तुम्हें ही रक्षा स्ट्रीट को संभालना होगा क्योंकि तुम ही रक्षा स्ट्रीट में पुराने किंग के बाद सबसे खतरनाक आदमी हो और तुम्हारे पास काफी खतरनाक इविल स्पिरिट्स भी है। और अब तो लू ही रक्षा स्ट्रीट का नया सुप्रीम लीडर बन चुका था तो वो सबसे पहले जल्दी से लियांग के पास जाता है और अपनी गार्डियन स्पिरिट को भी वहाँ पर समन कर देता है जिसका नाम के यान था। और यान एक बहुत खतरनाक इविल स्पिरिट थी तो वो जल्दी से उनके पास जाता है और उसके बाद वो सुनियो यानी कि लू लियांग को एक थप्पड़ मारता है और वो बोलता है अबे बच्चे तू कौन है। और उसके बाद लियांग लू को पूरी बात बताता है पुराने सुप्रीम लीडर ही मेरे फादर थे। और लू को तो ये बात पहले से पता थी और लू का मकसद तो सिर्फ एक ही था कि वो लियांग को अपने लिए यूज करेगा। और उसके बाद लियांग की गार्डियन स्पिरिट सबसे पहले लू को बताती है कि लियांग के पास थोड़ी बहुत साइकिक पावर तो है पर इस छोटे बच्चे के पास कोई भी साइकिक पावर्स नहीं है, यानी कि ये तो बिल्कुल ट्रैश है। और इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि जिस किसी के पास भी रक्षा स्ट्रीट में कोई भी साइकिक पावर्स नहीं होगी वो लोग उसे मार डालेंगे। तो इसीलिए लू सबसे पहले लियांग के छोटे भाई को अपनी गोदी में उठाता है और वो डिसाइड करता है कि वो उसे मार डालेगा। लियांग जैसे तैसे करके अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है पर लू काफी ज्यादा पावरफुल था और इसीलिए वो उसे एक थप्पड़ में ही सुला देता है। लू डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले साओ को यानी कि उस छोटे बच्चे को ह्यूमन वर्ल्ड में फेंक लेगा। और ह्यूमन वर्ल्ड बिल्कुल ही एक अलग डायमेंशन है रक्षा स्ट्रीट से और रक्षा स्ट्रीट में सिर्फ और सिर्फ वही ह्यूमन रहेगी जिसके पास की साइकिक पावर्स है। और उसके बाद लू ये भी डिसाइड करता है कि वो लियांग को यानी कि उस बड़े भाई को डेड आइलैंड में छोड़ देगा ट्रेनिंग के लिए जिसकी हेल्प से कि वो एक जनरल बनेगा। और उसके बाद लू लियांग को भी अपने लिए यूज कर सकेगा और अपनी बड़ी आर्मी बनाकर इस पूरी की पूरी दुनिया पर ही अपना कब्जा कर लेगा क्योंकि लियांग के पास काफी खतरनाक पावर्स है और उसके पास एक गार्डियन स्पिरिट भी है। और उसके बाद लू और उसकी गार्डियन स्पिरिट ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ जाना शुरू करती है और रक्षा स्ट्रीट के रास्ते में वो बहुत सारे स्पिरिट को अपने जूतों के नीचे रौंद रहा था क्योंकि अब तो वही रक्षा स्ट्रीट का एक नया सुप्रीम लीडर बन चुका था और अब उसके पास काफी नई नई पावर्स भी आ चुकी थी। और उसके बाद वो फाइनली उस डायमेंशन तक तो पहुंच चुके थे। लू लियांग के छोटे भाई को जल्दी से ह्यूमन वर्ल्ड में फेंकने वाला था कि इतने में पीछे से जल्दी से लियांग उसके पास आ चुका था और लियांग जल्दी से साओ को अपने हाथों में लेता है और उसके कुछ सेकंड बाद ही वो दोनों ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर होते हैं। और लू ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था पर वो अपने मन में सोचता है ये मुझे पता है ये दोनों बच्चे ह्यूमन वर्ल्ड में वैसे भी भूख के कारण तो वैसे भी मर जाएंगे पर लियांग की मुझे जरूरत थी। और अब वो दोनों भी ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुके थे पर उनके पास पैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे जिसकी हेल्प से कि वो खाना खा पाए। तो इसीलिए लियांग अपने छोटे भाई को दूसरों की यहाँ से चोरी कर करके खाना खिलाता था कि इतने में वहाँ पर लियांग के पास एक बच्चा आता है जिसका नाम की आटा था। वो बच्चा उससे बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम बहुत बढ़िया सी लाइफ जी सकते हो क्योंकि मैं एक ऐसी जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छा खाने को मिलेगा और उसी के साथ साथ बहुत अच्छा लगाने को मिलेगा। पर वो बच्चा स्कैमर था और लियांग भी उसके इस ऑफर को ठुकरा देता है क्योंकि वो जगह जिसके बारे में कि वो बच्चा बातें कर रहा था वो रक्षा स्ट्रीट से काफी ज्यादा दूर थी। और आटा जाने से पहले उसे अपना एड्रेस दे देता है और वो बोलता है कि जब कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तब मुझे कांटेक्ट कर देना और इस लोकेशन पर पहुंच जाना। और अब मौसम भी काफी ज्यादा बदल रहा था, उनके पास बिल्कुल भी कुछ खाने के लिए बचा नहीं था और बर्फ भी काफी ज्यादा हो रही थी। और अब धीरे धीरे छोटे भाई यानी कि साओ की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब हो रही थी और लियांग के पास बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं थे जिसकी हेल्प से कि वो साओ को किसी डॉक्टर के पास दिखा पाए। और इसलिए मजबूरी में ना चाहते हुए भी उसे आटा के पास जाना पड़ता है और वो उसे बता देता है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। वो उसे बोलते हैं प्लीज मुझे जल्दी से उस जगह ले जाओ जहाँ पर कि तुम बातें करे थे। और उसके बाद वो आटा नामक बच्चा भी जल्दी से उन दोनों को एक बिल्डिंग पर ले जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक लैंड लेडी लियांग को अच्छा खाना देती है और उसे नहलाती भी है। और लियांग को ये सब कुछ कारनामे काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहे थे और उसके बाद वो लियांग को खाना भी देती है। पर लियांग अपने मन में यही सोच रहा था कि अगर
मेरा छोटा भाई यानी कि साओ गया तो गया कहाँ। और इतने में ही हम उस स्कैमर बच्चे को फिर से देखते हैं जो कि किसी खतरनाक आदमी से बातें कर रहा था। वो उसे बताता है कि मैंने बड़े भाई यानी कि लियांग को तो बेच लिया, पर वो छोटा भाई जिसका नाम की साओ है वो बेच नहीं पाया क्योंकि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, यानी कि वो बच्चा एक स्कैमर था। पर इतने में ही वहाँ पर लियांग आ चुका था और वो उसे बोलता है अच्छा बेटे पापा से स्कैम। और उसके बाद ही आटा लियांग को बताता है कि कैसे मैंने तुम्हारे भाई को यहाँ से बेच डाला। कितने में वहाँ पर लैंडलॉर्ड आते हैं और इन लोगों ने लियांग को खरीदा था। और जब वो देखते हैं कि लियांग उनकी बातें तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा, तो सबसे पहले वो बेल्ट निकालते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। और देख कर ही लियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसने आटा पर पूरा का पूरा विश्वास किया था। ये सुनकर ही उसके अंदर की पावर बिल्कुल जाग चुकी थी और उसके अंदर की इविल स्पिरिट जिसका नाम की यूजीन था वो समन होती है। उसके अंदर की इविल स्पिरिट काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो सबसे पहले उन लैंडलॉर्ड को मार डालता है और उसके बाद वो वहाँ से बाहर जाता है और वहाँ पर उसे आटा मिलता है। और अपने इविल स्पिरिट की हेल्प पे वो सबसे पहले आटा से पूरे के पूरे पैसे लेता है और उसे अपना फाइनली भाई भी मिल चुका था। और अब लियांग काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था क्योंकि अब उसकी इविल स्पिरिट बिल्कुल अनलॉक हो चुकी थी और वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। और अब यूजीन के पास थोड़े बहुत पैसे तो कलेक्ट हो चुके थे जो कि उसने आटा से चुराए थे। तो वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर वो एकदम धमाकेदार एंट्री मारता है। और अब साओ की तबीयत भी बिल्कुल सही हो चुकी थी। और अब हम लोगों को कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चे ही काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं और वो लोग बाकी होमलेस बच्चों की काफी ज्यादा रक्षा करते हैं क्योंकि उनके पास नई नई पावर्स आ चुकी है। और जो कोई भी आदमी किसी बच्चे को परेशान करता है वो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। और अब वो दोनों भाई बहुत सालों से ह्यूमन वर्ल्ड में रहते आ रहे हैं। वो लोग एकदम छोटे से टेंट में रहते थे कि इतने में ही हम देखते हैं कि साओ भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। वो अपने भाई से पूछता है अरे भैया मुझे ये तो बताओ कि आखिरकार हमारे मॉम डैड कैसे दिखते थे। और उसके बाद लियांग उसे बताना शुरू करता है कि जो हमारी मदर थी वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी और उसी के साथ जो हमारे फादर थे वो रक्षा स्ट्रीट के एक मालिक थे और उनके पास एकदम खतरनाक वाली एविल स्पिरिट थी और उसी के साथ इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन थे। और जब साओ अपने मॉम डैड के बारे में ऐसी बातें सुनता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स के पास इतनी खतरनाक एविल स्पिरिट थी। और यहाँ तक कि साओ को तो ये भी पता नहीं था कि रक्षा स्ट्रीट नामक की कोई जगह भी है क्योंकि जब वो छोटा था तो वो यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुका था। तो उसके बाद साओ अपने बड़े भाई से जिद करना चालू कर देता है। वो उससे बोलता है अरे बड़े भैया प्लीज रक्षा स्ट्रीट चलते हैं। और साओ के लाख कहने के बाद भी लियांग बात मान जाता है क्योंकि उसे भी रक्षा स्ट्रीट जाने का काफी ज्यादा मन करा था क्योंकि वो अपने मन में यही सोचता है कि बहुत सालों पहले हमारे पेरेंट्स तो निकल गए हैं, क्या पता वो वापस रक्षा स्ट्रीट आ गए हो। और अगर हम लोगों ने वहाँ जाकर चेक नहीं किया तो हम लोगों को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि क्या वो लोग वापस लौटे भी यहाँ पर नहीं। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सबसे पहले रक्षा स्ट्रीट जाएंगे और उसके बाद वो दोनों एक गेट से रक्षा स्ट्रीट निकल जाते हैं। और जब सबसे पहले लियांग रक्षा स्ट्रीट को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि वहाँ पर एक बहुत पावरफुल ज़ॉम्बी स्पिरिट आ चुकी थी। और जब तक लियांग के फादर रक्षा स्ट्रीट के सुप्रीम लीडर हुआ करते थे तब तक रक्षा स्ट्रीट में कोई भी ज़ॉम्बी स्पिरिट नहीं थी, यानी कि ये सब कुछ कारनामा लू का था। और उसके बाद लियांग अपने इविल स्पिरिट यानी कि यूजीन को बोलता है कि हमें इसे मारना चाहिए, पर इतने में उसकी स्पिरिट बोलती है कि ये ज़ॉम्बी स्पिरिट काफी ज्यादा खतरनाक है और इसलिए हम लोग इसे बिल्कुल भी हरा नहीं सकते। कि इतने में ही हम देखते हैं कि साओ उस ज़ॉम्बी स्पिरिट को एक पत्थर मारता है और वो उसे बोलता है अबे नमूने मुझसे लड़ ले। और इतने में लियांग भी वहाँ पर आ चुका था। वो सबसे पहले साओ को एक लड़की के पास फेंकता है ताकि उसकी जान बची रहे और उसके बाद वो अपनी स्पिरिट की हेल्प से जिसका नाम की यूजीन था उस ज़ॉम्बी स्पिरिट से लड़ना शुरू करता है। और लियांग काफी ज्यादा पावरफुल था तो वो जल्दी से अपनी स्पिरिट की हेल्प से उसकी खटिया खड़ी कर लेता है और फाइनली वो जीत जाता है। और जब रक्षा स्ट्रीट की बाकी स्पिरिट ये देखती है कि हमारे पुराने सुप्रीम लीडर का बेटा वापस आ चुका है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि जब से लू नया सुप्रीम लीडर बना है तब से उसने रक्षा स्ट्रीट में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैला दी है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू को भी पता चल चुका है कि लियांग और साओ रक्षा स्ट्रीट में आ चुके हैं और वो डिसाइड करता है कि वो दोनों बच्चों को पकड़ लेगा। और उसके कुछ सेकंड बाद ही लू अपनी ज़ॉम्बी स्पिरिट को लेकर उन दोनों बच्चों के पास आ चुका था। वो उसे बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम दोनों ही रक्षा स्ट्रीट आ गए क्योंकि अब लियांग मैं तुम्हें डेड आइलैंड छोड़ने वाला हूँ। और उसके कुछ सेकंड बाद ही लड़ाई शुरू हो जाती है यूजीन और यान में। पर लियांग की स्पिरिट काफी ज्यादा वीक थी क्योंकि वो खुद भी काफी ज्यादा वीक था और इसलिए यान उसे बहुत ही आराम से पेल देता है। और इतने में ही लू जल्दी से लियांग के पास जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम काफी ज्यादा वीक हो और तुम्हें डेड आइलैंड जाना चाहिए। और उसी के साथ वो उन्हें बहुत खतरनाक बात बताता है। वो उन्हें बताता है कि मुझे कुछ समय पहले ही एक चिट्ठी मिली थी जिसमें कि लिखा था कि किसी खतरनाक क्रिमिनल ने तुम्हारे मॉम डैड को खत्म कर लिया है। और तब उन्हें पता चलता है कि लियांग और साओ के मॉम डैड को किसी ने मार दिया है और वो क्रिमिनल अभी भी ऐसे ही घूम रहा है। और ये सुनकर ही लियांग काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ चुका था और इसीलिए लू मौका देखते ही उसे रस्सी से पकड़कर अपने अड्डे पड़ जाता है। और उसके बाद वो डिंग डोंग को समन करता है और उसके बाद वो बोलता है कि ये देखो इसका नाम लियांग है और मुझे इसे डेड आइलैंड पर छोड़ना होगा। और डेड आइलैंड एक बहुत खतरनाक जगह है। और डिंग डोंग बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पिछले जनरल के 2 बेटे थे। और उसके बाद लू उसे बताता है कि पहले वाले बेटे यानी कि लियांग के पास कुछ खतरनाक पावर्स है और दूसरा बच्चा यानी कि साओ वो तो एकदम ट्रैश यानी कि साकुरा और इसीलिए उसे डेड आइलैंड पर फेंक कर बिल्कुल भी कोई फायदा तो है नहीं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साओ तो उसी लड़की के पास है जिसके पास की लियांग ने उसे फेंका था और इसका नाम बहन है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियांग अब डेड आइलैंड
आइलैंड पर आ चुका है और वहाँ पर उनका सेंसे यानी कि एकदम खड़ूस टीचर उन्हें बताता है कि अगर तुम डेड आइलैंड से बाहर निकल गए और तुमने सारे मिशन को पार कर लिया तो तुम्हें किसी स्ट्रीट का जनरल बना दिया जाएगा, और अगर तुम लोग इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाए तो तुम्हारी मेमोरी को बिल्कुल इरेज कर दूंगा और उसके बाद हम लोग तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में फेंक लेंगे। और वहीं पर कुछ बच्चे शर्त लगा रहे थे कि आखिरकार इनमें से कौन सा बच्चा डेड आइलैंड की प्रैक्टिस को कंप्लीट कर देगा। और वहीं पर हम देखते हैं कि एक ब्लू बॉय यानी कि नीला लड़का लियांग को देख रहा था और लियांग देखते ही देखते उस पानी में डुबकी मार देता है और उसे लगा था कि वो डेड आइलैंड से यहाँ से छूट लेगा। पर इतने में उन सबका खड़ूस टीचर ने बताता है कि जो कोई भी इस पानी में गिर जाएगा वो मर के ही बाहर निकलेगा, क्योंकि इस पानी में कोई भी आदमी तैर नहीं सकता और अगर कुछ देर और तक लियांग उसी पानी में रहता तो वो मारा जा सकता था। तो इसीलिए उन लोगों का खड़ूस टीचर जल्दी से अपनी पावर का यूज करके लियांग को पानी से बाहर निकाल देता है और वो उसे बोलता है, अबे बच्चे पागल है क्या, मरना है। और इतने में ही हम देखते हैं कि कुछ बुली बच्चे लियांग को काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं और वो उस पर हंस भी रहे हैं। और इतने में लियांग अपनी स्पिरिट गार्डन को बुलाने का एक जेस्चर ट्राई करता है, पर वहाँ पर तो कुछ होता है नहीं, क्योंकि ये आइलैंड को ऐसे डिजाइन किया है कि कोई भी बच्चा अपनी स्पिरिट गार्डन को कभी भी समझ नहीं कर सकता। इतने में ही हम देखते हैं कि लियांग को बचाने के लिए वहाँ पर वही नीला लड़का आ चुका है और उसके बाद वो बुली बच्चे फिर से नीले लड़के पर भी हंसना शुरू कर देते हैं। पर वो नीला लड़का काफी ज्यादा खतरनाक था। वो लियांग को बताता है कि मेरे पास वॉरियर बॉडी है और उसके बाद वो अपनी पावर की हेल्प से 3 सुप्रीम जनरल यानी कि 3 स्पिरिट गार्डन को समन कर देता है और वो काफी ज्यादा खतरनाक था। और जब वो बाकी बच्चे ये देखते हैं कि एक आदमी के पास 3 गार्डन स्पिरिट है तो उन बच्चों की तो बिल्कुल फट चुकी थी और वो जल्दी से वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद वो नीला लड़का लियांग को बोलता है, अबे बच्चे क्या कर रहा था तू। लियांग उस नीले बच्चे को पूरी कहानी बताता है कि मुझे अपने छोटे भाई को कैसे बचाना है, क्योंकि मुझे लू ने यहाँ पर जबरदस्ती फेंका है जिसके। और उसके अगले पल ही हम देखते हैं कि वो लोग डेड आइलैंड के ऊपर चढ़ रहे थे और वहाँ पर हम देखते हैं कि नीला लड़का लियांग को बोलता है कि अगर तुम्हें रक्षा स्ट्रीट वापस जाना है तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ से कूदना होगा। और इतने में लियांग बोलता है, अबे पागल है क्या, अगर मैं इधर से कूदा तो मैं सीधा भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। और उसके बाद वो ब्लू बॉय बोलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी थ्योरी है कि अगर तुम यहाँ से कूदोगे तो ही तुम यहाँ से भाग पाओगे, बाकी मुझे नहीं पता भाई, देख ले तो अपना। पर लियांग को तो कैसे भी साओ को बचाना ही था, तो वो आंखें बंद करके भगवान का नाम लेके वहाँ से कूद जाता है। और उस बच्चे के पास एक वॉरियर बॉडी थी जिसकी हेल्प से कि वो बहुत सारे स्पिरिट गार्डन को समन कर सकता है। और इस पूरे वर्ल्ड में ये बहुत रेयर बात है, क्योंकि जिसके पास भी वॉरियर बॉडी होती है वो काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। और वहीं दूसरी तरफ अब लू भी अपनी ज़ॉम्बी स्पिरिट की आर्मी को काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहा था, क्योंकि उसे इस पूरे वर्ल्ड पर अपना हक जमाना था। इतने में ही हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी स्पिरिट लू पर ही अटैक कर देती है। कितने में वहाँ पर यान आ चुका था और वो ज़ॉम्बी स्पिरिट को 2 सेकंड में खत्म कर लेता है। यान अपने मालिक को बताता है कि अब ज़ॉम्बी स्पिरिट धीरे धीरे काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है और उनकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साओ अभी भी उसी बहन के पास है। और इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके थे और वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हें साओ को यहाँ से भाग देना चाहिए, क्योंकि अगर साओ यहाँ पर आ तो यहाँ पर बहुत सारी इविल स्पिरिट आ जाएगी और लू हमें खत्म कर लेगा। और लू को भी पता चल चुका था कि साओ यहीं कहीं है। कि इतने में वो एक बूढ़े आदमी को अपने पास लाता है और बूढ़ा आदमी भी सब कुछ बक लेता है कि आखिरकार साओ कहाँ है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बहुत सारी ज़ॉम्बी स्पिरिट साओ को खत्म करने के लिए वहाँ पर आ चुकी है और वो ऑलमोस्ट साओ को पकड़ लेती है। कि इतने में ही वहाँ पर साओ का भाई लियांग आ चुका था और उसके बाद लियांग भी अब काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। वो बारी बारी करके अपने गार्डन स्पिरिट की हेल्प से उस ज़ॉम्बी स्पिरिट को खत्म कर देता है। और उसके बाद साओ यूजीन को बताता है कि जब तुम यहाँ नहीं थे तो बहन ने ही मेरा ख्याल रखा था। और उसके बाद उसे बताता है कि बहन कौन है और वो देखते हैं कि वो लड़की तो काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब उसके अंदर भी बहुत सी इविल स्पिरिट ने राज कर दिया है। क्योंकि उस लड़की के अंदर अब नेगेटिव पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी पता चल ही रहा था कि अब वो लड़की भी धीरे धीरे इविल स्पिरिट में बदलने वाली है। और ना चाहते हुए भी यूजीन को उसे मारना ही पड़ा और उसी के साथ साथ वो लोग बहन को दफना भी देते हैं। पर ये देखकर साओ काफी ज्यादा रोना आता है, क्योंकि इसी दौरान उस लड़की ने ही साओ की देखभाल करी थी। वो अपने भाई को रोते रोते बोलता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो तो इसीलिए तुम वीक आदमियों को मार देते हो और एक दिन मैं तुमसे जरूर बहन का बदला लूंगा। और उसके बाद वो दोनों भाई वापस से अपने ह्यूमन वर्ल्ड में निकल जाते हैं ताकि वो लोग ट्रेनिंग कर सके और उसके बाद लू को खत्म कर सके। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लू को भी पता चल चुका है कि अब वो दोनों वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में निकल गए हैं। और इतने में ही वो अपनी गार्डन स्पिरिट को बोलता है कि हमें जल्दी से ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर दोनों को खत्म करना चाहिए। पर इतने में यान अपने मास्टर यानी कि लू को बताता है कि अब लियांग भी ह्यूमन वर्ल्ड में निकल चुका है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने भाई को लेकर आना था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लियांग और साओ यानी कि वो दोनों भाई जोर शोर से ह्यूमन वर्ल्ड में अपनी ट्रेनिंग बहुत ओपी तरीके से कर रहे हैं ताकि वो लोग लू को मार पाए। और कुछ समय बीतता है और हम देखते हैं कि अब साओ भी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है और वो डिट्टो एकदम सेम टू सेम अपने भाई के जैसे यानी कि लियांग के जैसे ही दिखता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं और वो अपने स्ट्रीट के बाकी बच्चों यानी कि वो छोटे छोटे बच्चों को काफी ज्यादा प्रोडक्शन भी करते हैं। और लियांग की गार्डन स्पिरिट यानी कि यूजीन भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, क्योंकि वो लोग हमेशा ही ट्रेनिंग करते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लू तो बहुत आराम तरीके से मजे मार रहा है। वो तो अपनी गार्डन स्पिरिट को दारू पिला रहा था और वो हमेशा ही पार्टी करता था। इतने में ही लू को पास यान आता है यानी कि उसकी गार्डन स्पिरिट और उसकी गार्डन स्पिरिट से बोलती है कि अब हम लोगों को ट्रेनिंग करना चाहिए। और उसके
उसके बाद लू बताता है कि ये रक्षा स्ट्रीट पूरी की पूरी मेरी है, तो हम काफी ज्यादा पावरफुल है और हमें ट्रेनिंग करने की कोई भी जरूरत, क्योंकि यहाँ पर मेरी परमिशन के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरी की पूरी रक्षा स्ट्रीट एकदम डिस्ट्रक्टिव हो चुकी है। वो सभी के सभी ज़ॉम्बी सोल्जर्स यानी कि लू के सोल्जर्स किसी ओल्ड मैन को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। वो बहुत बढ़िया तरीके से उसके मदद ले रहे थे और उसे एक दूसरे पर रोल करके फेंक रहे थे। और ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने कि उन सभी लोगों को साओ के बारे में बताया था। और बाकी स्पिरिट्स भी दूर रहकर ये नजारा देख रही थी। उनका मन तो बहुत था कि वो ज़ॉम्बी स्पिरिट को मार दे, पर वो काफी ज्यादा वीक थी कि इतने में यहाँ पर साओ आ चुका था और वो अपनी थोड़ी सी पावर की हेल्प से उन सभी के सभी ज़ॉम्बी स्पिरिट को खत्म कर देता है। और अब साओ भी काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। वो बाकी की सभी स्पिरिट्स को तो मार देता है, पर वो एक सोल्जर को बचा देता है और वो सोल्जर को बोलता है कि जाओ लू के पास जाओ और बता दो कि रक्षा स्ट्रीट के असली मालिक आ चुके। और ये देख कर ही कि रक्षा स्ट्रीट के पुराने सुप्रीम लीडर के बेटे वापस आ चुके हैं, बाकी सभी की सभी स्पिरिट काफी ज्यादा खुश हो चुकी है, क्योंकि लू ने तो इस रक्षा स्ट्रीट में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी फैला दी है। और जब लू को पता चलता है कि साओ यहाँ पर आया है तो उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि एक छोटा सा पिद्दी सा बच्चा उसकी ज़ॉम्बी स्पिरिट को खत्म कर सकता है। तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही अपने हाथों से साओ को मार डालेगा। वो अपने किलो भर ज़ॉम्बी आर्मी को लेकर जल्दी से साओ के पास जाता है, पर साओ तो अपनी बॉडी की पावर की हेल्प से उन सभी के सभी ज़ॉम्बी स्पिरिट को पेल देता है और साओ के पास तो कोई गार्डियन स्पिरिट भी नहीं थी। और ये देखकर ही लू काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि 3-4 सालों में साओ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और ये देखकर ही लू काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और उसके बाद वो जल्दी से अपने स्पिरिट गार्डियन को समन कर देता है और उसके बाद वो साओ को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि इतने में वहाँ पर लियांग भी आ चुका था। और लियांग साओ को बोलता है, अच्छा छोटे तुमने बहुत अच्छा काम किया, इस पूरी की पूरी ज़ॉम्बी आर्मी को अकेले ही खत्म कर दिया। और लू को तो ये देखकर बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि छोटे भाई ने उसकी ज़ॉम्बी आर्मी को खत्म कर लिया है। उसे तो पूरी की पूरी टाइम यही लग रहा था कि ये साओ नहीं बल्कि लियांग है, क्योंकि उसने तो अपने मन में एक ही विश्वास रखा था कि साओ तो एकदम ट्रैश है, पर साओ नहीं उसकी पूरी आर्मी को खत्म कर दिया था। और देखते ही देखते लियांग भी अपनी गार्डन स्पिरिट यूजीन को भी वहाँ पर समन कर देता है। और यूजीन की नई पावर को देखकर यान भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि यूजीन की गार्डन स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। और अब यूजीन और लू के बीच भी बढ़िया सी फाइट होती है। यूजीन बार बार लू को समझा रहा था कि तुम रक्षा स्ट्रीट को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये हमारी फैमिली की है, पर लू से बोलता है कि रक्षा स्ट्रीट को छोड़कर मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद स्पिरिट गार्डन ने यहाँ रहने के लिए चुना है और तुमने सब कुछ धोखे से हासिल किया है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साओ तो अपनी बहन की कब्र के ऊपर है। फूल उठाकर बोलता है, बहन अब तुम्हें डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अब रक्षा स्ट्रीट के असली मालिक आ चुके हैं। हम लोग रक्षा स्ट्रीट को बिल्कुल एकदम वापस से अच्छा कर लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ यूजीन भी अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। उसने अपनी गार्डन स्पिरिट की हेल्प से यान और लू दोनों को ही हरा लिया था। और अब फाइनली यूजीन और साओ जीत चुके हैं। और उसके बाद जीतने के बाद वो लोग सबसे पहले अपने घर जाते हैं, क्योंकि जब से लू रक्षा स्ट्रीट का नया जनरल बना है तब से उन लोगों ने अपने घर को तो देखा ही नहीं था। तो वो लोग जल्दी से सबसे पहले अपने घर जाते हैं और वहाँ पर वो लोग अपने घर की बढ़िया सी बढ़िया यादें देखते हैं। कितने में वहाँ पर लू भी आ चुका था और वो दोनों बच्चों को बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं रक्षा स्ट्रीट को इतनी आसानी से छोड़ लूंगा? ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं सकता। और अब लू काफी ज्यादा साइको बन चुका था। वो जल्दी से उस पेड़ के पास जाता है और पेड़ की एक टहनी खाता है और उसके बाद वो उन्हें बताता है कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि एकदम खतरनाक पेड़ है, क्योंकि उस पेड़ में बहुत सारी साइकिक पावर्स है और जो कोई इंसान भी उस पेड़ की टहनी को खाएगा वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और देखते ही हम देखते हैं कि अब लू भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और उसकी गार्डन स्पिरिट की पावर भी काफी ज्यादा ओपी हो चुकी है। और अब उन दोनों के पास एक ओपी सा ऑरा आ चुका है। यूजीन अपनी गार्डन स्पिरिट की हेल्प से यान को मारने की कोशिश करता है, पर यान के पास भी अब साइकिक पावर्स काफी ज्यादा आ चुकी थी, तो वो जल्दी से उसे भी खत्म कर देता है। कितने में ही हम देखते हैं कि लू तो एकदम साइको बन चुका है। वो एक मुक्के में ही यूजीन को बिल्कुल खत्म कर देता है। और अब लू यूजीन को खत्म करने वाला था कि इतने में साओ पीछे से आकर उसे एकदम बढ़िया सी किक दे देता है और जिसके कारण कि लू वहाँ से निकल जाता है। कितने में ही हम देखते हैं यूजीन की हालत तो बिल्कुल खराब हो चुकी थी। कितने में ही यूजीन उन दोनों भाइयों को ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अब लू काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और उसके बाद देखते ही देखते हम देखते हैं कि लू काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और अब वो पूरी रक्षा स्ट्रीट को खत्म करना भी शुरू कर देता है। वो अपनी ज़ॉम्बी आर्मी को भी उस पेड़ की टहनी खिलाना शुरू कर देता है, जिस कारण उसकी ज़ॉम्बी आर्मी भी अब काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। और अब साओ को भी ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब रक्षा स्ट्रीट के हर एक आदमी मर रहा था। वो अपने भाई से बोलता है, भाई हम उसी दिन की तरह कायरो की तरह भाग रहे हैं। और ये सुनकर ही यूजीन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो सबसे पहले साओ को थप्पड़ मारता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कहीं उसे भी पता ही था कि वो लू को इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी हरा नहीं सकता। तो वो सबसे पहले अपने भाई यानी कि साओ को ह्यूमन वर्ल्ड में फेंक देता है। और अब लियांग को अपने पुराने फ्लैशबैक याद आते हैं और उसने अपने फादर से एक वादा किया था कि उसे कैसे भी करके रक्षा स्ट्रीट और अपने भाई को प्रोटेक्ट करना है। और अब लियांग सोचता है, चाहे मुझे अपनी बलि देनी पड़े, मैं रक्षा स्ट्रीट और अपने भाई को जैसे तैसे करके कैसे भी बचा कर रहूंगा। और इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ॉम्बी स्पिरिट काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। लियांग जल्दी से उस ज़ॉम्बी स्पिरिट के बीच घुस जाता है और अपने गार्डन स्पिरिट को भी समन कर देता है। वो लोग उस ज़ॉम्बी स्पिरिट से काफी ज्यादा देर
तक लड़ते हैं, पर उन ज़ॉम्बी लोगों ने भी उस पेड़ की टहनी खाई थी, जिस कारण उनकी साइकिक पावर्स और ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो लियांग और यूजीन दोनों को ही मार देते हैं। और उसके बाद वो सभी लोग उन दोनों को ही लू के पास ले आते हैं। वो ज़ॉम्बी स्पिरिट लू को बोलती है, मास्टर हमने बड़े भाई को तो पकड़ लिया पर छोटा भाई निकल गया। और ये देखकर ही लू काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और उसके बाद लू एक चुटकी में ही उस ज़ॉम्बी स्पिरिट को एकदम खत्म कर देता है। लू लियांग से बार बार पूछ रहा था कि आखिरकार तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है, और लियांग इसी बात पर बोलता है कि तुम्हें रक्षा स्ट्रीट में मेरा छोटा भाई कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। और ये सुनकर ही लू को समझ आ चुका था कि लियांग का छोटा भाई रक्षा स्ट्रीट में नहीं बल्कि ह्यूमन वर्ल्ड में है। तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने को ज़ॉम्बी सोल्जर ह्यूमन वर्ल्ड में भेजेगा और उसके बाद साओ को पकड़कर यहाँ पर ले आएगा। और उसके बाद वो अपनी को ज़ॉम्बी आर्मी को ऑर्डर दे देता है, पर इतने में उसकी गार्डन स्पिरिट यानी कि यान उसे बताती है कि ये सब कुछ स्पिरिट गार्डन रूल के वर्ड के खिलाफ है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साओ भी रोते रोते ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच चुका है। कितने में उसे रियलाइज होता है कि उसके पास ही कोई ज़ॉम्बी सेना आ चुकी है, पर वो ज़ॉम्बी स्पिरिट्स बिल्कुल इनविजिबल थी, यानी कि साओ उनको बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा था। पर इतने में ही साओ अपना दिमाग लगाता है और वहाँ पर पानी का फाउंटेन छोड़ देता है और वो बारी बारी करके हर एक स्पिरिट गार्डन को देख रहा था। और ऐसा करते ही साओ अपनी पावर से उन लोगों को भी पे लेता है। इतने में ही एक ज़ॉम्बी लीडर जल्दी से लू के पास डरते डरते जाता है और वो से बोलता है, मालिक ज़ॉम्बी स्पिरिट तो ह्यूमन वर्ल्ड में जा चुकी है, पर उन्हें एक बच्चे ने पेल दिया। और हाँ हमने साओ को रक्षा स्ट्रीट में तो ले आया, पर हमने साओ को नहीं लाया बल्कि साओ गार्डन स्पिरिट के ऊपर आया है। और वहीं हम देखते हैं कि साओ भी अब लू के सामने आ चुका है और जो ज़ॉम्बी स्पिरिट साओ के पीछे थी वो एक झटके में ही मर जाती है। और लू भी साओ को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, पर कहीं न कहीं लू को पता ही था कि इस वक्त तो मैं ही इस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल हूँ और इसलिए वो खुश भी हो रहा था। वो साओ को बोलता है, अबे बच्चे निकल जा, कुचल लूंगा मैं तेरे को। पर साओ तो एक नादान बालक था, वो जल्दी से लू पर अटैक करना चालू कर देता है। पर लू तो साओ को एकदम लात घूंसे मारा था और वो उसके साथ एकदम बच्चों की तरह खेलना शुरू कर देता है। और इतने में ही हम देखते हैं लियांग और साओ लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लियांग बार बार साओ को तो बोल ही रहा था कि तुम यहाँ से निकल जाओ। और उन दोनों की ऐसी बड़बड़ को सुनकर लू काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और उसके बाद वो अपनी ऑरा को रिलीज करता है और लू तो अब काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। और उसके बाद लू साओ को पकड़कर बोलता है, अगर तुम किसी गार्डन स्पिरिट वाले आदमी को मार लोगे तो तुम्हारे पास भी गार्डन स्पिरिट आ जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, तुम अपने भाई को ही मार डालो। और ये सुनकर ही वो दोनों बच्चे बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि वो ऐसा कर भी सकता था। और लू का प्लान तो यही था कि वो साओ के दिमाग से हर एक आदमी को मिटा देगा और उसके बाद वो साओ से ही लियांग को मार डालेगा। इतने में हम देखते हैं कि यूजीन लू को मारने के लिए वहाँ पर जैसे तैसे करके आता है, पर यान अब काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था और उसके बाद वो एक झटके में ही यूजीन को वहाँ पर फेंक देता है। और अब लू भी अपनी पावर का यूज साओ पर करता है और साओ के हर एक अंदर के इमोशंस और फीलिंग बिल्कुल मर चुकी थी और उसके मन में यही चल रहा था कि लियांग उसका बड़ा भाई नहीं बल्कि उसका ही एनिमी है और उसे कैसे भी करके उसे खत्म करना है। और उसके बाद लू साओ को एक चाकू देता है और बोलता है कि ये जो तुम्हारे सामने खड़ा इंसान है इसे मार डालो, क्योंकि इसने ही तुम्हारे मदर और फादर को मारा था। और इतने में ही हम देखते हैं कि उन दोनों भाइयों के बीच एक बहुत खतरनाक लड़ाई बिल्कुल शुरू हो चुकी थी। और उसके बाद यूजीन उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है कि इतने में यान बोलता है कि अगर तुम और ज्यादा आगे बढ़े तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर अभी भी यूजीन रुकता नहीं और ना चाहते हुए भी यान को तीरों की बरसात ना चाहते हुए भी करनी ही पड़ी। और ऐसा करते ही हम देखते हैं कि यूजीन भी अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका है और उसकी हालत काफी ज्यादा बदल चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ साओ ने भी अपने बड़े भाई यानी कि लियांग को बहुत बुरी तरीके से पेल दिया है और लियांग साओ को तो मार देना था, क्योंकि उसे तो पता था कि सामने खड़ा इंसान कोई एनिमी नहीं बल्कि उसका छोटा भाई ही है। और उन दोनों की लड़ाई के बीच ही साओ को अपनी पुरानी यादें आती है। उसे कहीं न कहीं याद आ रहा था कि ये सामने खड़ा इंसान उसका बड़ा भाई है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता, वो रोने लगता है। वो बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं तुम्हें मारना क्यों चाहता हूँ और मुझे आंसू आ रहे हैं। कितने में उसका बड़ा भाई बोलता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ इसीलिए। कितने में लू वहाँ से पीछे से आता है और वो देखते ही देखते साओ का हाथ आगे कर देता है और वो चाकू सीधा लियांग के दिल में लगती है और लियांग मर जाता है। और अब साओ को भी फाइनली याद आ जाता है कि उसने किसी और को नहीं बल्कि अपने बड़े भाई को मारा था और उसी बड़े भाई को जिसके साथ की वो छोटे वक्त उसकी उंगली पकड़ कर चलता था। और जब उसे सब कुछ याद आती है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है, लू तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। और अब साओ बिल्कुल पागल हो चुका था। रक्षा स्ट्रीट के चारों ओर बादल काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे और हर ओर से बिजली कड़कना भी शुरू हो चुकी थी और एक बिजली साओ पर गिरती है और अब साओ की नई पावर बिल्कुल अनलॉक हो चुकी थी। यूजीन सब लोगों को बोलता है कि हमें आज तक साओ में कोई भी पावर आइडेंटिफाई इसीलिए नहीं हुई क्योंकि उसके पास कोई गाइडेंस पेट नहीं बल्कि साओ के पास एक वॉरियर बॉडी है और जिसके पास भी वॉरियर बॉडी होती है वो लगभग 7 से 8 गाइडेंस पेट को समन कर सकता है और वो इस पूरे वर्ल्ड में ही सबसे पावरफुल होता है। और लू को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि साओ के पास एक वॉरियर बॉडी है और अब यान को भी ये रियलाइज होता है कि वो लोग साओ को बिल्कुल भी हरा नहीं सकते। यूजीन बोलता है कि तुम्हारे मानने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कि इतने में वो अपने पीछे से एक बक्सा जैसा निकालता है और ये बक्सा काफी मिस्टीरियस चीज है। कि इतने में हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि साओ यूजीन से पूछता है और वो पूछता है, यूजीन तुम्हारे पीछे ये हमेशा क्या होता है? और उसके बाद यूजीन बोलता
बोलता है ये साओ फैमिली के लिए एक वेपन है, तो तुम इसे मेरे बड़े भाई को क्यों नहीं दे देते? ये किसी नॉर्मल ह्यूमन के लिए नहीं बल्कि वॉरियर बॉडी के लिए है। और लियांग के पास तो कोई भी वॉरियर बॉडी नहीं थी बल्कि साओ के पास थी। और उसके बाद यूजिन अपना सैक्रिफाइस करके उस वेपन की सील को तोड़ देता है और उस सील में से बहुत खतरनाक जनरल्स बाहर निकलते हैं। और इस स्पिरिट वर्ल्ड में किसी भी जनरल की पावर किसी भी स्पिरिट गार्डियन से लाख गुना ज्यादा होती है। और इस वर्ल्ड में जनरल्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो जनरल्स यूजिन को बोलते हैं तो क्या तुम्हें हमारी वॉरियर बॉडी मिल गई? और यूजिन उन्हें बताता है कि मुझे वो फाइनली वॉरियर बॉडी मिल चुकी है और अब तुम लोग फाइनली वॉरियर बॉडी में समा सकते हो और उसकी देखभाल कर सकते हो। और वो बाकी सभी जनरल्स भी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि वो लोग तकरीबन 1000 सालों से किसी वॉरियर बॉडी को ढूंढ रहे थे और फाइनली उन्हें साओ मिल चुका है। और जनरल्स को देखकर लू भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो बोलता है यूजिन क्या हम साओ की बॉडी में एंटर हो सकते हैं क्योंकि ये बच्चा तो काफी वीक है। यूजिन बोलता है कि मैं इन दोनों बच्चों के साथ बचपन से रहता आ रहा हूँ और मुझे पता है साओ काफी ज्यादा खतरनाक है, तो तुम लोग बहुत आराम से साओ की बॉडी में एंटर हो सकते हो। कि इतने में हम देखते हैं कि एक जनरल अपनी रियल फॉर्म को अचीव कर देता है और इस जनरल का नाम सूचू होता है। और सूचू काफी ज्यादा खतरनाक होता है, ये किसी भी गार्डियन से काफी ज्यादा खतरनाक होता है और सूचू की पावर किसी भी गार्डियन स्पिरिट से लाख गुना ज्यादा की होती है। और देखते ही देखते बाकी के 7 जनरल्स भी साओ की बॉडी में एंटर हो चुके थे और फाइनली अब साओ के पास अपनी खोई हुई पावर भी आ चुकी थी और अब सूचू भी उसकी हेल्प करने वाला है। और सूचू एकदम बैडएस गार्डियन स्पिरिट है। इतने में ही साओ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसके पास वो वेपन भी आ चुका था और ये वेपन काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये छड़ी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। कितने में ही लू बोलता है अबे मेरी गार्डियन स्पिरिट जा और सूचू को मार गिरा। कितने में ही यान सूचू की तरफ आगे बढ़ता है पर सूचू तो काफी ज्यादा खतरनाक था, एकदम भिक्षु जैसा, और वो उसे एकदम रीमिस हीरो जैसे खड़ा उठा देता है और वो वहाँ से पटकना शुरू कर देता है। कितने में ही हम देखते हैं कि साओ भी लू की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है और उसे बाहर बारी करके एकदम पेले जा रहा था क्योंकि साओ को अपने भाई की मौत का काफी ज्यादा दुख था। कितने में ही हम देखते हैं कि लू अपने बाकी सभी इविल स्पिरिट को भी कैद करके एकदम मुक्त कर देता है और बाकी की सभी इविल स्पिरिट भी अब साओ पर अटैक करना शुरू कर देती है। पर कुछ बची कुची इविल स्पिरिट लू पर भी अटैक करना चालू कर देती है। कितने में ही हम देखते हैं साओ अपनी पावर का यूज करता है और एक शॉट में ही वहाँ की सभी इविल स्पिरिट को खत्म कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। सूचू बहुत आराम से साओ को बचा लेता है और वहीं हम देखते हैं कि अब यान भी लू को अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ से भग लेता है क्योंकि उसे पता था कि सूचू की पावर काफी ज्यादा खतरनाक है और मेरा मास्टर एक बेवकूफ है। और यान को कहीं न कहीं पता ही था कि ये बड़बोला तो कुछ न कुछ तो बोलते ही रहेगा, पर अगर हम लोग सूचू के पास ही रहे तो हम लोग मारे जाएंगे। कितने में वो लोग अपने पीछे देखते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि सूचू तो उनका पीछा अपने घोड़े पर कर रहा है। और भाई सूचू एकदम कमाल की गार्डियन स्पिरिट होती है, वो लिटरली एक ही शॉट में किसी को भी खत्म कर सकता है। और उसके बाद लू अपनी गार्डियन स्पिरिट को सूचू से अटैक करने के लिए बोलता है और ना चाहते हुए भी यान को सूचू से मुकाबला करना पड़ता है। पर सूचू के पास काफी क्रेजी पावर थी और वो इसे एकदम बच्चों की तरह मारना पेलना शुरू कर देता है। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि रक्षा स्ट्रीट में बहुत सी इविल स्पिरिट्स आ चुके थे और लू सोचता है कि ये सब कुछ मेरी प्रोटेक्शन के लिए आए हैं, पर वैसा कुछ भी नहीं था। कि इतने में हम देखते हैं साओ अपने वेपन का यूज करके फायरबॉल jutsu का यूज करता है और देखते ही देखते हर एक इविल स्पिरिट को भी खत्म कर देता है। और उसके बाद यान भी उन लोगों से लड़ना शुरू कर देता है, पर अब यान की पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी थी क्योंकि उसने अपनी पूरी पावर लू को बचाने के लिए यूज कर दी थी। और अब यान भी मर चुका था और जब यान मरता है तो लू एकदम साइको बन चुका था, वो एकदम पागल हो चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई गार्डियन स्पिरिट मर भी सकती है। कितने में ही गार्डियन सूचू लू की तरफ आगे बढ़ता है और वो उसे खत्म करने वाला था कि इतने में वहाँ पर साओ आ चुका था और वो बोलता है कि मैं अपने जीवन में कभी भी एक चूहे को नहीं मारूंगा। और उसके बाद वो लू को ह्यूमन रेल में फेंक देता है, पर लू तो काफी ज्यादा पागल हो चुका था। वो वहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड में भी बहुत बच्चों को बोलता है कि मैं रक्षा स्ट्रीट का मालिक हूँ इसलिए मेरी इज्जत करो, पर बाकी लोग तो उसे वहाँ पर पेल देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब साओ की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और उसी के साथ साथ वो काफी ज्यादा दुखी भी है क्योंकि उसने अपने हाथों से ही अपने भाई को जो मारा है। कितने में ही वहाँ पर डिंग डोंग भी आ चुका था और डिंग डोंग को स्पिरिट गार्डन से ऑर्डर मिले थे लियांग की स्पिरिट को वापस लाने के लिए और डिंग डोंग वैसा ही करता है। वो सबसे पहले लियांग की स्पिरिट को वापस से साओ के पास ले आता है, यानी कि अब साओ की भाई की बॉडी तो आ चुकी है पर वो पूरी तरह से इस वर्ल्ड में नहीं है। और उसके बाद डिंग डोंग साओ को बोलता है कि अगर तुम्हें रक्षा स्ट्रीट का वारिस बनना है और या इसका राजा बनना है तो सबसे पहले तुम्हें डेड आइलैंड पर जाना होगा और उसके बाद ही तुम इसके जनरल बन पाओगे। सबसे पहले तो साओ मना कर देता है, पर उसके बाद लियांग के लाख कहने के बाद साओ फाइनली मान जाता है। वो डेड आइलैंड पर जाता है और उसके बाद वहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ रक्षा स्ट्रीट में रहकर लियांग अपने घर को बनाना शुरू करता है और कुछ साल बीतने के बाद फाइनली अब साओ भी अपनी ट्रेनिंग करके वापस लौट चुका था। और ट्रेनिंग करने के कुछ बाद तो वो अपने बड़े भाई से भी थोड़ा बड़ा हो चुका था क्योंकि स्पिरिट्स की हाइट कभी भी ज्यादा नहीं बढ़ती। और उसके बाद साओ का बड़ा भाई बोलता है फाइनली अब मैं छोटा भाई हूँ और इसलिए चलो अब तुम मेरी उंगली पकड़ो और आज से मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। कुछ साल बीते हैं और सबसे पहले हम शियरलिंग को देखते हैं जिसके पास के डिंग डोंग आया था। और उसके बाद डिंग डोंग शियरलिंग को बोलता है कि अगर तुम्हें अपना भविष्य देख तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करना। और उसके
बाद वो उसे अपना बिजनेस कार्ड भी दे देता है। पर शियालिंग एकदम ट्रैश लड़की थी, एकदम साकुर जैसी। वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे बिजनेस कार्ड की कोई भी जरूरत नहीं है और उसके बिजनेस कार्ड को वहीं पर फेंक देती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि डिंग डोंग कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि स्पिरिट गार्डियन है। और उसके बाद वो वहाँ से भागना शुरू करती है कि इतने में वो किसी से टकरा जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा MC है। अबे मैन ट्रैक्टर अंग्रेजो। और साओ भी अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। और उसके बाद साओ शियालिंग को बोलता है अरे यार ये सब कुछ गिर गया। और इतने में शियालिंग बोलती है अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स ही है। और उसके बाद साओ बोलता है अबे पागल लड़की, तेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं, मेरा खाना गिर गया। और शियालिंग भी देखकर बिल्कुल नाराज हो चुकी थी, क्योंकि साओ ने उससे तो बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करी थी। और उसके बाद वो दोनों ही लड़ना शुरू कर देते। और उसके बाद शियालिंग साओ को बोलती है अबे उधर देखो अभी कौन सी लाइट है। और वहाँ पर रेड लाइट थी, यानी कि पूरी गलती शियालिंग की थी। और उसके बाद साओ अपनी पावर की हेल्प से शियालिंग से थोड़े बहुत पैसे ले लेता है और उसे गिनता है और वहाँ से भाग जाता है। और शियालिंग तो एक नॉर्मल सी ह्यूमन ही थी, उसे पता नहीं था बिल्कुल भी रक्षा स्ट्रीट के बारे में और ना तो किसी गार्डन स्पिरिट के बारे में। और शियालिंग ह्यूमन वर्ल्ड में रहती थी और इसके पास कोई भी जॉब नहीं थी। मुझे इसमें अपना फ्यूचर क्यों दिख रहा है। और शियालिंग हमेशा और हर दिन किसी नई कंपनी में जाती है और वहाँ पर इंटरव्यू देती है, पर हर कोई कंपनी उसे रिजेक्ट ही कर देती है। उसके बाद वो अपने घर आती है और हमेशा ही डिप्रेशन के ढोकले खाती है। उसके बाद वो अपने मन में यही सोचती है कि मुझे डिलीवरी गर्ल की जॉब ही करनी चाहिए। कि इतने में वो देखती है कि उसके फोन पर कोई मैसेज आया है और ये देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, क्योंकि वो कोई नॉर्मल मैसेज नहीं बल्कि जॉब इंटरव्यू के लिए उससे कोई कॉल करा था। पर उस पागल लड़की के अंदर इतना दिमाग नहीं था कि आखिरकार कोई कंपनी उसे रात में जॉब इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाएगी। उसके बाद वो अपना सामान पकड़कर उस लोकेशन पर जाती है जहाँ पर उसे इंटरव्यू देने के लिए बुलाया था। और स्ट्रीट पर रक्षा स्ट्रीट लिखा था, यानी कि ये मैसेज रक्षा स्ट्रीट के अंदर आया था। और रक्षा स्ट्रीट में तो कोई नॉर्मल ह्यूमन आ नहीं सकता, यानी कि शियालिंग के पास भी कुछ नई पावर्स है। और तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि आखिरकार इतनी रात में उसका इंटरव्यू कौन ही लेगा। और उसके बाद वो रक्षा स्ट्रीट में बिल्कुल भटक चुकी थी। वो लाख कोशिश करती है अपने रियल वर्ल्ड में जाने की, पर उसे तो रास्ता ही नहीं मिलता। पर इतने में उसके सामने ज़ॉम्बी स्पिरिट खड़ी आ चुकी थी और वो देखकर बिल्कुल डर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं साओ और लियांग तो अपनी स्कूटी को एकदम ठीक करते, क्योंकि दिन में उसकी टक्कर जो हो गई थी। पर इतने में ही उन लोगों को ज़ॉम्बी स्पिरिट की आवाज आती है और तब उन लोगों को पता चलता है कि रक्षा स्ट्रीट में कोई ह्यूमन ने एंट्री ले ली है। इतने में ही हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी स्पिरिट शियालिंग को खत्म करने वाले थे कि इतने में वहाँ पर साओ और लियांग आ चुके थे। और उतने में लियांग अपनी कुनाई की हेल्प से उनमें से ज़ॉम्बी स्पिरिट को खत्म करना शुरू कर देता है। लियांग की एक नाइफ की हेल्प से ही लगभग 3 ज़ॉम्बी स्पिरिट एकदम खत्म हो चुके थे और अब फाइनली शियालिंग की जान भी बच चुकी थी। कितने में ही वहाँ पर लॉर्ड साओ भी आ चुका था और यही रक्षा स्ट्रीट का जनरल भी है। और साओ देखते ही देखते 1 सेकंड के अंदर ही हर एक ज़ॉम्बी सोल्जर को मारना शुरू करता है। और इतने में ही लियांग भी जल्दी से शियालिंग के पास जाता है और वो उसे बोलता है कि जिस आदमी को तुम सामने देख रही हो वो कोई और नहीं बल्कि रक्षा स्ट्रीट का जनरल ही है, और हाँ ये मेरा भाई भी है। और जब शियालिंग उसकी आवाज को पहचानती है तो वो नोटिस करती है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसने कि मुझे दिन में टक्कर मारी थी। भाई क्या साकुरा लड़की है। और देखते ही देखते साओ भी उन सभी ज़ॉम्बी स्पिरिट को 2 सेकंड में ही खत्म कर देता है। और उसके बाद शियालिंग और साओ वापस लड़ना शुरू कर देते हैं। कितने में ही पीछे से वहाँ पर ज़ॉम्बी जनरल आ चुका था जिसके पास की काफी क्रेजी पावर थी। वो ज़ॉम्बी जनरल उन लोगों को बोलता है कि ज़ॉम्बी बनने से पहले मैं भी एक जनरल ही था और उसके बाद जब मैं मरा तो मैं ज़ॉम्बी जनरल बन गया और अब मैं रक्षा स्ट्रीट पर कब्जा करूंगा। और उसके बाद देखते ही देखते ज़ॉम्बी जनरल साओ पर अटैक करना चालू कर रहा था। कितने में ही साओ बोलता है कि रक्षा स्ट्रीट हर एक स्ट्रीट में से सबसे डेंजर स्ट्रीट है और जो कोई भी इसका जनरल होगा वो भी डेंजर ही होगा। और अभी तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मेरे पास कितनी पावर है। कितने में ही हम देखते हैं साओ अपने वेपन का यूज करके ज़ॉम्बी जनरल पर अटैक कर देता है और वो उसे मारना शुरू कर देता है। और अब ज़ॉम्बी जनरल की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी कि इतने में ज़ॉम्बी जनरल कहीं से एक एनाकोंडा को समन कर देता है और वो स्नेक भी काफी ज्यादा खतरनाक था। ज़ॉम्बी जनरल उन लोगों को बताता है कि मैं अब एक एनाकोंडा के साथ कंबाइन हो चुका हूँ और अब मेरे पास नई पावर आ चुकी है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो साओ को दूर कहीं पटक कर फेंक देता है। और उसके बाद वो ज़ॉम्बी जनरल लियांग और शियालिंग को बोलता है कि मैंने तुम्हारे जनरल को खत्म कर दिया है और अब मैं रक्षा स्ट्रीट पर कब्जा करूंगा। पर इतना में ही हम देखते हैं कि साओ तो बहुत बड़े बैडएस वे में खड़ा हो चुका है और वो बोलता है कि तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और इतने में ही हम देखते हैं कि साओ अपने गार्डन स्पिरिट यानी कि सूचू जनरल को समन कर देता है और सूचू तो एकदम खतरनाक जनरल था और सूचू को देखकर ही उन ज़ॉम्बी स्पिरिट की तो हालत खराब हो चुकी थी। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार ये हमारे सामने कौन लड़ने के लिए आ गया है। और जब वो लोग सूचू की असली पावर को देखते हैं तो बाकी के सभी ज़ॉम्बी स्पिरिट उसके सामने घुटने टेक देते हैं। और शियालिंग तो इतनी सब चीजों को देखकर जैसे कि ज़ॉम्बी स्पिरिट, ज़ॉम्बी आर्मी और सूचू को देखकर एकदम बेहोश चुकी थी। और उसके बाद वो सीधा ही अगले दिन उठती है और उसे लगा था कि ये सब कुछ बस ड्रामा हो रहा है और ये सब कुछ तो मेरे मन का सिर्फ और सिर्फ वहम ही है, क्योंकि आज तक उसने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी ज़ॉम्बी को नहीं देखा था। कितने में ही वो अपने सामने साओ और लियांग को देखती है और तब उसे रियलाइज होता है कि जो कुछ भी उसने रात को देखा वो सब कुछ सही था। और उसके बाद लियांग उसे बताता है कि जिस जगह तुम हो वो रक्षा स्ट्रीट है और हम लोग उसके जनरल हैं। और साओ तो शियालिंग को ये भी बताता है कि जो कोई ह्यूमन भी रक्षा स्ट्रीट में आता है हमें रूल्स
के अनुसार उसकी मेमोरी को मिटाना पड़ता है और ऐसा कहते कहते ही वो उसे डराना भी शुरू कर देता है। पर उन दोनों लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार शियरलिंग रक्षा स्ट्रीट में कैसी आई, क्योंकि रक्षा स्ट्रीट में सिर्फ और सिर्फ वही आदमी आ सकता है जिसके पास साइकिक पावर हो, और उन लोगों को शियरलिंग में से कोई भी साइकिक पावर दिख नहीं रही थी कि इतने में शियरलिंग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो अपना बैग शाओ पर फेंकती है और वहाँ पर उन्हें डिंग डोंग का मैसेज दिखता है। शियरलिंग उन दोनों को बताती है कि इसी कार्ड की वजह से वो रक्षा स्ट्रीट में एंटर हुई है, और ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि डिंग डोंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को बिजनेस कार्ड देता है जो कि फ्यूचर में जाकर कहीं के जनरल बनने वाले हैं, यानी कि शियरलिंग के पास भी खतरनाक गार्डियन स्पिरिट है। पर साओ डिसाइड करता है कि वो शियरलिंग को वापस से अपने ह्यूमन वर्ल्ड में फेंक लेगा और इसलिए वो उसे अपनी स्कूटी में बिठाकर ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ बिठा रहा था। शियरलिंग रास्ते में देखती है कि रक्षा स्ट्रीट तो काफी ज्यादा बड़ी है, और तब साओ से बताता है कि पहले रक्षा स्ट्रीट काफी ज्यादा छोटी थी, पर जब से मैं इसका जनरल बना हूँ तब से मैंने रक्षा स्ट्रीट को काफी ज्यादा बड़ा कर दिया है, क्योंकि अब यहाँ पर हॉरर स्पिरिट्स रहती है। शियरलिंग अपने पीछे देखती है और वहाँ पर सूचू भी था, और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी। कितने में ही हम देखते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा ज़ॉम्बी स्पिरिट आ चुकी थी, पर साओ तो आराम से उन्हें पेल रहा था, और आखिर में जाकर वो लोग फाइनली ह्यूमन वर्ल्ड तक तो पहुंच चुके थे। और इतने में साओ शियरलिंग को बोलता है कि मैंने सब कुछ फ्री मैंने किया, जल्दी से मुझे पैसे निकालो। और शियरलिंग बोलती है मुझे पहले से पता था कि तुम काफी ज्यादा कंजूस हो। और उसी के साथ साथ साओ शियरलिंग को ये भी बताता है कि तुम्हारे पास एक बहुत खतरनाक गार्डियन स्पिरिट है, यानी कि तुम कभी भी रक्षा स्ट्रीट में आ सकती हो और तुम कहीं भी जनरल बन सकती हो। और उसके बाद शियरलिंग अपने घर वापस जाती है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी ये सुनकर कि उसके पास भी एक गार्डियन स्पिरिट है। वो बहुत सारे जेस्चर्स को ट्राई करती है ताकि वो अपने गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकाल पाए, पर उससे तो कुछ नहीं होता क्योंकि वो एकदम साकुरा थी। इसलिए वो सोचती है कि वो रक्षा स्ट्रीट फिर से जाएगी और साओ से सीखेगी कि आखिरकार अपनी गार्डियन स्पिरिट को बाहर कैसे निकाले। और उसके बाद अगली ही रात वो रक्षा स्ट्रीट जाने के लिए निकल जाती है, पर वहाँ पर उसे याद आता है कि जब वो रक्षा स्ट्रीट गई थी तो उसके साथ क्या हुआ था, और इसलिए वो वापस ही अपने घर निकल जाती है और फिर से इंटरव्यू की तलाश करने में लग जाती है। वहाँ पर वो बहुत सारी इंटरव्यू देती है और फाइनली उसे एक जॉब मिल चुकी थी, और अब वो काफी ज्यादा खुश भी हो चुकी थी। वो अपने मन में यही सोचती है कि जब वो जॉब करेगी तो सब लोग उसकी इज्जत करेंगे, और इसीलिए वो डिंग डोंग के कार्ड को भी फेंक देती है। और अब वो अपने मन में बोलती है कि मुझे इस घटिया से कार्ड की कोई भी जरूरत नहीं, और उसका कार्ड एक रोबोट के पास जाता है, और वो रोबोट किंगडम ऑर्गेनाइजेशन का था, और किंगडम ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अकात्सुकी जैसी है। वो रोबोट उस कार्ड की हेल्प से शियरलिंग की स्पिरिट गार्डियन को पहचान जाता है और पल दो पल में ही शियरलिंग के पीछे आ जाता है। किंगडम ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत खतरनाक चीज थी, और उसके बाद वो रोबोट शियरलिंग के पास आता है और उसे मारने की कोशिश करता है ताकि उसे मारकर किंगडम ऑर्गेनाइजेशन को उसकी गार्डियन स्पिरिट मिल पाए। कितने में ही हम देखते हैं वहाँ पर डिंग डोंग आ चुका था और वो उस रोबोट को 2 सेकंड में ही खत्म कर देता है, और किंगडम ऑर्गेनाइजेशन का बॉस ये सब कुछ देख रहा था। वो अपने बाकी रोबोट्स को भी वहाँ पर छोड़ देता है। कितने में डिंग डोंग बोलता है तुम जल्दी से रक्षा स्ट्रीट जाओ, और उसके बाद शियरलिंग देखते ही देखते वहाँ से भागना शुरू कर देती है, पर उसे चारों ओर से बहुत सारे रोबोट्स ने पकड़ लिया था। कितने में वहाँ पर डिंग डोंग आ चुका था, वो उसे भगा देता है। कितने में हम देखते हैं कि शियरलिंग की तरफ एक बहुत बड़ा ट्रक भरा था और अब वो मरने वाली थी। कि इतने में हम देखते हैं कि शियरलिंग की अचानक से गार्डियन स्पिरिट थोड़ी बहुत समन हो चुकी है, और शियरलिंग की गार्डियन स्पिरिट एकदम खतरनाक होती है क्योंकि उसके पास क्रेजी पावर्स होती है। और किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के बॉस ने भी ये देख लिया था कि शियरलिंग की गार्डियन स्पिरिट काफी ज्यादा खतरनाक है। और उसके बाद डिंग डोंग शियरलिंग को वापस से रक्षा स्ट्रीट में ले आता है, और उसके बाद लियांग शियरलिंग को अपनी पुरानी वाली ट्री भी दिखाता है, यानी कि रक्षा स्ट्रीट की पुरानी वाली ट्री। वो उसे बताता है कि ये ट्री काफी ज्यादा पुरानी है, और वहीं हम देखते हैं कि साओ और डिंग डोंग उसी के बारे में बात कर रहे थे। साओ डिंग डोंग को बोलता है कि क्यों ना तुम इस लड़की को डेड आइलैंड पर छोड़ लो, और तब वो बोलता है अरे मैं तो भूल ही गया कि डेड आइलैंड पर सिर्फ बच्चे जाते हैं, बूढ़ी औरतें नहीं। और ये सुनकर ही शियरलिंग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो साओ के पास जल्दी जाती है और उसे झगड़ा करना चालू कर देती है। वो उसे बोलती है कि मुझे अपने सारे काम आते हैं, और तभी डिंग डोंग उसे बताता है कि किंगडम ऑर्गेनाइजेशन अब धीरे धीरे काफी ज्यादा खतरनाक हो रही है, और अगर शियरलिंग रक्षा स्ट्रीट में नहीं रही यानी कि कहीं और रही तो किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के लोग यानी कि अकात्सुकी उसे पकड़ उसकी गार्डियन स्पिरिट को ले लेंगे। और तब शियरलिंग बोलती है कि मुझे अपने सारे काम आते हैं, और तब साओ बोलता है अच्छा तो फिर तुम मेरी काफी ज्यादा काम आओगे, अबे क्या सोच रहे हो। और उसके अगले दिन ही साओ शियरलिंग से बढ़िया सा कॉस्प्ले करवाता है और उसे बहुत सारे काम करवाता है, अबे कुछ और नहीं। और अब शियरलिंग बहुत सा काम करती है और वो साओ को गुस्सा होकर बोलती है कि अब बहुत हुआ, मुझे ये काम नहीं होगा। वो उसे बोलती है कि अब से तो मैं तुम्हें रेंट दूंगी, और इतने में साओ बोलता है कि तुम्हें रेंट काफी ज्यादा भारी पड़ेगा, ये पूरा का पूरा होगा 100 येन। पर शियरलिंग उसे पूरी की पूरी 200 येन देती है और बोलती है कि अब तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, क्योंकि साओ के लिए 200 येन काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट था। और उसके बाद लियांग और साओ आपस में बातें करना शुरू कर लेते हैं। वो सोच रहे थे कि आखिरकार अकात्सुकी सिर्फ और सिर्फ शियरलिंग की गार्डियन स्पिरिट के पीछे क्यों पड़ी है। और उसके बाद वो दोनों डिंग डोंग के पास जाते हैं और डिंग डोंग उन्हें बताता है कि जो शियरलिंग की गार्डियन स्पिरिट है उसके पास बहुत खतरनाक पावर है, वो किसी भी मरे हुए आदमी को वापस से जिंदा कर सकती है, यानी कि उसके पास रिवाइवल की पावर है। और तब साओ को याद आता है कि अगर ऐसा है तो ये मेरी काफी ज्यादा काम आएगी, क्योंकि जो साओ का बड़ा भाई यानी कि लियांग है वो एक स्पिरिट है, और साओ का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि अब तो वो शियरलिंग की गार्डियन स्पिरिट को यूज करके लियांग को वापस से रियल वर्ल्ड में रीइंकार्नेट कर लेगा। और वो सीरियस भी हो चुका है क्योंकि उसे कैसे भी करके शियरलिंग की गार्डियन स्पिरिट को बाहर जो निकालना है ताकि वो लियांग को वापस से रियल वर्ल्ड में ले आए। और उसके अगले दिन वो शियरलिंग को अपने पेड़ के बॉस बुलाता है और बोलता है कि आज से मैं तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू कर लूंगा। और उसके बाद साओ शियरलिंग की बहुत खतरनाक वाली ट्रेनिंग को शुरू कर लेता है ताकि शियरलिंग अपनी गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकाल पाए। वो उसे बहुत कुछ सिखा
सिखाता है, जैसे कि अपने सर से पत्थर तोड़ना, एक बहुत बड़ी तलवार को चलाना। और इस पूरी ट्रेनिंग के बाद शियलिंग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो लियांग के पास जाती है और वो बोलती है कि साओ काफी ज्यादा घटिया है क्योंकि वो मुझे दिन रात बस काम ही कराता है। और इतने में ही हम देखते हैं कि डिंगडोंग भी वहाँ पर आ चुका है। और उसके बाद शियलिंग डिंगडोंग को बताती है कि साओ मुझे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रेन नहीं कर रहा क्योंकि ये तो बस मुझे कॉमिक बुक से ट्रेन करा है, बिल्कुल एकदम काशी सेंसे जैसा। और उसके बाद साओ शियलिंग को बोलता है कि जो इंसान अपने ऊपर विश्वास नहीं करता वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। रात होती है और हम देखते हैं कि किसी इविल स्पिरिट ने राक्षस शिप पर बहुत तगड़ा वाला अटैक कर दिया है। और हम देखते हैं कि लियांग और साओ भी इविल स्पिरिट को देख रहे हैं कि आखिरकार ये कौन कौन है। इतने में हम देखते हैं शियलिंग भी वहाँ पर आ चुकी है और वो दोनों से बोलते हैं कि मैं भी इविल स्पिरिट को मारने के लिए तुम्हारे साथ आऊंगी। पर इतने में साओ बोलता है कि ये तो एकदम साकुरा है और इसलिए तुम्हारे वहाँ आने का कोई भी फायदा नहीं है। और उसके बाद साओ और लियांग इविल स्पिरिट को मारने के लिए वहाँ पर निकल जाते हैं। पर शियलिंग को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो पैदल ही इविल स्पिरिट को मारने के लिए वहाँ पर निकल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ साओ और लियांग एक एक कर हर एक इविल स्पिरिट को खत्म कर रहे हैं। और लियांग शियलिंग को बोलता है कि जो तुम सामने देख रही हो वो राक्षस स्ट्रीट का जनरल है। और एक वक्त ऐसा भी था कि इसके पास कभी स्पिरिट गार्डें नहीं थी, पर जब से इसने अपने पर विश्वास किया तब से काफी ज्यादा खतरनाक हो गया। और शियलिंग को भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा मोटिवेशन आता है। और उसके बाद लियांग शियलिंग को साओ के पास्ट के बारे में बताना भी शुरू करता है। और ये सुनकर शियलिंग काफी ज्यादा मोटिवेशन में आ चुकी थी। और जो भी इविल स्पिरिट राक्षस स्ट्रीट पर अटैक कर रही है ये सब कुछ अकात्सुकी के कारनामा ही है। और अगले दिन से ही शियलिंग बहुत तगड़ी वाली ट्रेनिंग करना भी शुरू कर लेती है ताकि वो अपनी गार्डन स्पिरिट को समन कर पाए। और ये देखकर साओ को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद शियलिंग ध्यान लगाने की कोशिश करती है और तभी वो अपनी गार्डन स्पिरिट की एक झलक देखती है। पर वो काफी ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि उसकी गार्डन स्पिरिट काफी ज्यादा खतरनाक थी। और उसे डरता देखकर लियांग भी वहाँ पर आ चुका था और वो उसे बोलता है कि फाइनली तुमने अपनी गार्डन स्पिरिट के साथ कांटेक्ट कर दिया। पर शियलिंग बोलते हैं अभी घंटा मैंने कुछ किया क्योंकि जब भी मैं अपनी गार्डन स्पिरिट को देखती हूँ मैं काफी ज्यादा डर जाती हूँ। और तब शियलिंग उसे बताती है कि जब कभी भी मैं खतरे में होती हूँ मैं ऑटोमेटिकली मेरी गार्डन स्पिरिट मेरे पास आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साओ हर एक जनरल के पास जा रहा है उसी क्रिमिनल का पता लगाने क्योंकि इसी क्रिमिनल ने उसकी मॉम डैड की जान ली थी। साओ मजे से अपना काम कर रहा था कि हम देखते हैं कि एक रोबोट साओ पर नजर रख रहा है और ये किसी और का नहीं बल्कि अकात्सुकी के बॉस का ही है। पर साओ अपनी पावर का यूज करके ठीक उस रोबोट के पीछे आ जाता है और उसकी मुंडी को धड़ से अलग कर देता है। और इतने में डिंगडोंग भी वहाँ पर आ चुका था। डिंगडोंग अपनी पावर की हेल्प से किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के बंदे से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और इनका बॉस काफी ज्यादा खतरनाक था, वो उससे बातें करने की कोशिश करता है। और तब किंगडम ऑर्गेनाइजेशन का बॉस बोलता है कि मैं 2 सेकंड में राक्षस स्ट्रीट को खत्म कर लूंगा क्योंकि तुम लोग तो एकदम बावले हो, क्योंकि तुम लोग तो राक्षस स्ट्रीट को अकेले ही छोड़कर आ गए। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियलिंग और लियांग एक साथ बैठे हैं और शियलिंग को काफी ज्यादा डर लग रही है। वो लियांग को बोलती है कि मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि क्या पता अकात्सुकी मेरे ऊपर अटैक कर ले क्योंकि इस वक्त यहाँ पर साओ नहीं है। पर इतने में लियांग बोलता है तुम टेंशन न लो क्योंकि यहाँ पर मैं तो हूँ ही। पर शियलिंग बोलती है मुझे पता है कि तुम ज्यादा स्ट्रांग हो पर तुम्हारे पास गार्डन स्पिरिट नहीं है। इतने में हम देखते हैं वहाँ पर ठीक अकात्सुकी की एक मकड़ी आ चुकी है और उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि उसे शियलिंग को अपने साथ लाना है। सबसे पहले वो मकड़ी शियलिंग पर एक अटैक करती है और उसके एक अटैक में ही शियलिंग डर के कारण अपने घर के अंदर आ चुकी थी। पर लियांग तो सोचता है कि मैं इस नमूने को एक ही शॉट में खत्म कर लूंगा और उसके बाद वो उस मकड़ी पर अटैक करना भी चालू कर देता है। और वो मकड़ी काफी ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि ये मकड़ी कोई नॉर्मल मकड़ी नहीं बल्कि एक रोबोट थी। और वहीं दूसरी तरफ अकात्सुकी का बॉस तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, उसे लग रहा था कि वो शियलिंग आराम से पकड़ लेगा। पर इतने में लियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो जल्दी से अपनी स्पिरिट गार्डन को बुलाता है और ये कोई स्पिरिट गार्डन नहीं बल्कि एक रोबोट था और लियांग ने खुद इसे बनाया है। और उसके बाद ही वो उस मकड़ी पर अटैक करना चालू कर देता है। पर वो मकड़ी भी काफी कमाल चीज थी, वो सबसे पहले अपने बच्चों को समन कर देती है। और अब लियांग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो अपने गोजो सर की पावर का यूज करता है और देखते ही देखते उस मकड़ी का पूरा खानदान मिटा देता है। और ये देखकर अकात्सुकी का बॉस भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि लियांग के पास इतनी खतरनाक पावर है। कितने में हम देखते हैं कि शियलिंग यानी कि वो ट्रैश बच्ची फिर से लियांग को बोलती है कि मेरे लिए भी एक रोबोट बना लो। पर इतने में लियांग बोलता है कि तुम्हें अपने स्पिरिट गार्डन को समन करना सीखना होगा क्योंकि किसी भी स्पिरिट गार्डन में काफी ज्यादा खतरनाक पावर होती है। और उसके अगले दिन ही डिंगडोंग और शियलिंग एक साथ बैठे थे और डिंगडोंग शियलिंग को यही बता रहा था कि आखिरकार तुम्हें अपनी स्पिरिट गार्डन को कैसे समन करना है। और वहीं दूसरी तरफ अकात्सुकी का बॉस अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और कुछ दिनों बाद ही राक्षस स्ट्रीट पर अकात्सुकी का बॉस अटैक करने वाला है। और तभी डिंगडोंग शियलिंग को बताता है कि जो तुम्हारी स्पिरिट गार्डन है वो तुम्हारे दिल की चैन के साथ बंधी है और अगर तुमने उसे समन करना सीख लिया तो तुम काफी ज्यादा फायदे में रहोगी। पर अगर तुम तब तक उसे समन नहीं कर पाई उसके बाद अकात्सुकी का बॉस तुम्हारी गार्डन स्पिरिट को तुमसे छीन लेगा। और वहीं दूसरी तरफ अकात्सुकी का बॉस बहुत कुछ खतरनाक प्लान करा था और ये अकात्सुकी का बॉस एकदम जो कर जाता था उसका मकसद एक ही था कि वो कैसे भी करके शियलिंग की स्पिरिट को खत्म कर लेगा और उसे अपने लिए यूज करेगा। और शियलिंग तो बहुत प्रैक्टिस करी थी अपनी गार्डन स्पिरिट को समन करने के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसकी गार्डन स्पिरिट तो बाहर आती ही नहीं और इसीलिए साओ उसे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देता है। पर शियलिंग तो एकदम ट्रैश लड़की थी, उससे उसकी गार्डन स्पिरिट बिल्कुल भी समन नहीं होती और जब कभी भी उसकी गार्डन स्पिरिट उसके सामने आती तो शियलिंग काफी ज्यादा डर जाती थी। और उसकी दिल की चैन की वजह से अगर शियलिंग अभी भी से भी ट्रेनिंग करने लग जाए तो अगले 100 साल में वो अपनी गार्डन स्पिरिट को तो समन कर ही लेगी। कितने में हम देखते हैं डिंगडोंग और साओ आपस में बातें कर रहे थे। डिंगडोंग साओ को बोलता है कि तुम्हें अब शियलिंग को उस पेड़ की टहनी खिलानी होगी और अगर तुम ऐसा करोगे तो शियलिंग
की साइकिक पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके बाद वो अपनी गार्डन स्पिरिट को बहुत आराम से समन करना भी सीख जाएगी। और हाँ, ये बातें मैं हेड कांस्टेबल को भी नहीं बताऊंगा, पर साओ कहता है कि ये पेड़ मेरी फैमिली का है और मैं किसी अरे गहरे को इसे बिल्कुल भी खाने नहीं दूंगा और मैं हमेशा ही इसकी प्रोटेक्शन करूंगा। कितने में हम देखते हैं कि वहाँ पर शेयरलिंग भी आ चुकी थी और शेयरलिंग ने उसकी बातों को भी सुन लिया था। वो डिंगडोंग को बोलते है कि आखिरकार तुम कौन से पेड़ के बारे में बात कर रहे हो, और उसके बाद डिंगडोंग शेयरलिंग को वो उस पेड़ के बारे में बताना शुरू करता है और बोलता है कि ये वाला पेड़ साओ फैमिली का बहुत पुराना वंशज है और ये वाला पेड़ स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में है, यानी कि इस पेड़ में साइकिक पावर्स बहुत कूट कूट कर भरी है और जो कोई इंसान भी इस पेड़ की टहनी को निगलेगा वो काफी ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। और शेयरलिंग तो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। वो अपने मन में सोच रही थी कि अब मुझे मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है और अब मुझे साओ की बकबक सुनने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। मैं फाइनली इसे खा लूंगी और उसके बाद मैं अपनी स्पिरिट गार्डन को समन कर लूंगी। पर इतने में साओ से टोकते हुए कहता है और बोलता है कि ये मेरी फैमिली है और मैं किसी अरे गहरे को इसे तो खाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा और अगर तुमने इसे ऐसे ही खा लिया विदाउट ऐसी प्रैक्टिस के तो तुम उन लोगों को डिसरिस्पेक्ट करोगी जो कि बहुत मेहनत करके अपनी गार्डन स्पिरिट को अनलॉक करते हैं। और हम देखते हैं लियांग और साओ भी अब काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके थे और शेयरलिंग भी डिप्रेशन के ढोकले खा रही थी। और उसी रात शेयरलिंग जल्दी से उस पेड़ की तरफ बढ़ना शुरू करती है। वो सोचती है कि मैं इस पेड़ की टहनी को खा लूंगी और उसके बाद मैं पावरफुल बन जाऊंगी। पर इतने में उसे साओ की बातें याद आती है और इसलिए वो उस पेड़ से वापस से नीचे उठ जाती है और वो बोलती है कि मैं खुद एक्सरसाइज करके ही अपनी गार्डन स्पिरिट को समन कर लूंगी। और ये देखकर साओ को भी काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और इतने में हम देखते हैं कि रक्सटा स्ट्रीट का वेदर अब काफी ज्यादा बदल चुका है और वो रक्सटा स्ट्रीट में हर जगह पोर्टल खुले थे और ये किसी और का काम नहीं बल्कि अकात्सुकी के बॉस का है, यानी कि अब फाइनली अकात्सुकी शेयरलिंग को लेने के लिए वहाँ पर आ चुकी है। असली जंग शुरू होने वाली है। कितने में हम देखते हैं कि वहाँ पर हर पोर्टल से बहुत सारे ज़ॉम्बी रोबोट्स आ रहे हैं, यानी कि अब रक्सटा स्ट्रीट में काफी खतरनाक बैटल शुरू होने वाली है।